हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विथ मी। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू कंसीडरेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड देयर अपीयर टू बी डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म एग्जिबिटेड बाय द इंडियन स्टेट्स इन दिस रिगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि जो हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड है, जनांकीय लाभांश है, इसके विचार के संदर्भ में जो इंडियन स्टेट है उसमें जनांकीय द्वैधता यानी डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म जो है, जनांकीय द्वैधता प्रदर्शित हो रही है। इसके संबंध में निम्नलिखित कारकों पे हमें क्या है विचार करना है कि इनमें से कौन सा कारक जो है वो सही है। तो सबसे पहला है टोटल फर्टिलिटी रेट, दूसरा है सेक्स रेशियो एंड थर्ड है पर कैपिटा इनकम। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली ए। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इसमें इसका जनांकीय द्वैधता प्रदर्शित करने का क्या है प्रमुख कारण है। क्योंकि जनांकीय द्वैधता जो है वो क्या है, जब किसी भी देश में दो आर्थिक जो एरियाज होते हैं या सेक्टर होते हैं उनका क्या है अस्तित्व होता है। दोनों क्षेत्रों के विकास की दर क्या है अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग उनकी टेक्निक होती है, मांग फलन अलग अलग होते हैं। तो उससे ही हम क्या कहते हैं डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म या फिर जनांकीय द्वैधता कहते हैं। और जनांकीय द्वैधता का प्रतिपादन सबसे पहले जूलियस हर्मन बोके ने किया था, ठीक है। और ये टू टाइप की होती है, एक इसको लेते हैं परंपरागत इकोनॉमी में और दूसरा लेते हैं इसको विकसित अर्थव्यवस्था में, यानी एक डेवलपमेंट इकोनॉमी और दूसरा होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको क्या है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। ये क्वेश्चन क्या है दिसंबर 2019 में भी पूछा गया है, उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या है, 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था 1969 में, ठीक है, यानी 1969 में। एंड दूसरा है इस्टेब्लिश ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1 ऑन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो नरसिम्हन कमेटी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1991 में। नेक्स्ट है इनेक्टमेंट ऑफ फेमा एक्ट। फेमा आया था 1999 में। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया यानी आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1969 यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद 1982 यानी एग्जिम बैंक आ जाएगा पहले ए, उसके बाद डी। ए के बाद डी क्या है इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो उसके बाद 82 के बाद क्या आएगा 1991 यानी नरसिम्हा कमेटी बी। तो बी आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा 2 ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगस द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से सही मैच नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इंक्लूजन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस। तो ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा क्या है जारी नहीं किया जाता है, बल्कि ये क्या है ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है एक, उसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और इस सूचकांक को 2006 में इसको बनाया गया था। और इसके अलावा वार्षिक विस्मरी जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, इसके अलावा भारत के राज्यों के लिए 2008 में इस सूचकांक को क्या है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज द प्रोडक्शन ऑफ अ कोमोडिटी। ये डायग्राम है, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है
ये शो कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ अ कोमोडिटी, कोमोडिटी का प्रोडक्शन शो कर रहा है अंडर द कंडीशन इन इंक्रीजिंग कॉस्ट, यानी बढ़ती लागत पर। इफ अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कोमोडिटी, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द बायर्स। यानी कि क्या है, बढ़ती लागत के अंतर्गत एक प्रोडक्शन, एक जो ये डायग्राम है ये प्रोडक्शन की मात्रा को दर्शा रहा है बढ़ती लागत में, ठीक है। और यदि इसकी एक वस्तु पर क्या है, एक इकाई पर एक टैक्स लगा दिया जाए तो क्रेता पे पड़ने वाला कर जो है उसके भार की राशि क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी LR के बराबर, ठीक है, ये वाला LR के बराबर ये, ठीक है। इसमें क्या है, इस डायग्राम को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये होगा। पहले इसको मैं रफ कर देती हूँ। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, SS ये वाला प्रारंभिक वक्र है, ठीक है। DD हमारा डिमांड वक्र है और E बिंदु पर क्या है, संतुलन हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे कीमत क्या है, P है। अब क्या है, यदि लागत बढ़ रही हो तो वस्तु पर क्या है, प्रति इकाई टैक्स लगाया जाता है, तो नई कीमत क्या है, P1 आ जाती है, ठीक है। नई कीमत P1 आ जाती है। तो इस P1 पे जो संतुलन होगा वो कौन सा होगा, ये Q के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे Q के इक्वल संतुलन होगा। तो अब जिस पर LR जो है ये क्रेता पर पड़ने वाले भार की राशि होगी, ठीक है। ये वाली जो राशि है ये क्या है, क्रेता पर पड़ रही है, क्योंकि पहले तो वो क्या है OM खरीद रहा था और अब क्या है ON खरीद रहा है, ठीक है। तो ये वाली राशि है, इसकी कीमत जो है वो किसको अदा करनी पड़ेगी, क्रेता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ए है, अ कॉमन रिसोर्स इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि जो साझे संसाधन प्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, बिल्कुल सही है। जो साझे हमारे संसाधन होते हैं वो क्या है, प्रतिद्वंदी होते हैं और अपवर्जनीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो इसमें जो पब्लिक गुड्स हैं वो क्या है, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, बी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, कॉमन रिसोर्सेज इज राइवल, ठीक है। कॉमन रिसोर्सेज जो है वो राइवल नहीं होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं लेकिन राइवल नहीं होते हैं। राइवल कौन सी होती हैं, जो हमारी प्राइवेट गुड्स होती हैं, ठीक है, वो होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी इसमें, तो इसमें स्टेटमेंट ओनली बी सही होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमारे पास ये बुक्स दी गई हैं, इन बुक्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये कब आई थी, 1936 में, ठीक है, 1936 में। उसके बाद द एफिलिएंट सोसाइटी, ये आती है 1958 में। उसके बाद एशियन ड्रामा आती है 1968 में। एंड डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन की है, ये सबसे आती है ये 1999 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको अरेंज आप कर लेना। वैसे मैं सिंपली इसका आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ABCD बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ, कि किन कारणों से बाजार जो है वो फेल हो जाता है, किन किन कारणों से फेल होता है। तो सबसे पहला दिया हुआ है इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताओं के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ, दोनों के कारण, ठीक है। अगर हमारे पास कंपटीशन इनकम्प्लीट है तब भी हो सकती है, और एक्सटर्नलिटीज से तो बाजार फेल होता ही होता है, ठीक है। और इसकी और भी कई कारण हैं, जैसे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मोनोपोली कंपटीशन है, अपूर्ण रोजगार है, एक्सटर्नलिटीज़ हैं, ठीक है। इन सभी कारणों से क्या है, मार्केट फेल हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल गेन्स मीन, पूंजीगत लाभ का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। जब जो हमारी संपत्ति है उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीगत लाभ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल्मा रेशियो इज मेजर ऑफ, यानी पाल्मा रेशियो जो है वो किसका मेजर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन इक्वलिटी ऑफ इनकम। इन इक्वलिटी ऑफ इनकम को ये क्या है? बताता है। जैसे मतलब कि ये क्या है? आय की असमानता को व्यक्त करता है। जैसे मान लो कि पाल्मानुपात जो है, अगर पाल्मानुपात क्या है? अगर 40% ऑफ जीडीपी का भाग 40% जीडीपी जो है, ठीक है, जीडीपी का जो भाग है वो ओनली 10% समृद्ध लोगों के पास रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाल्मा रेशियो अनुपात बोलते हैं, यानी आय की असमानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन एंड रीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो स्टेटमेंट हमें दिए रहेंगे, एक एडिशन दूसरा उसका रीजन दिया रहेगा। उसमें से बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और ये जो रीजन है वो एडिशन का एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं भी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है इन सोलोज ग्रोथ मॉडल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैपिटल लेबर रेशियो डज नॉट चेंज, यानी सोलो का जो वृद्धि मॉडल है उनके अनुसार संतुलन की दशा में पूंजी श्रम अनुपात जो है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी, क्योंकि सोलो मॉडल जो है, सोलो मॉडल इसको क्या है? परिवर्तनशील मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज पॉसिबल, पूंजी और श्रम के बीच क्या है? प्रतिस्थापन संभव है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड अलोंग द लाइंस ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इंप्रूव द एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज है या तुलनात्मक लाभ है उसके आधार पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो वर्तमान संसाधनों की क्या है? एलोकेटिव एफिशिएंसी को लाता है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है? अलग अलग बात कर रही हैं। ठीक है, एक क्या है? एलोकेट एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड बता रहा है कि ये एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो इसकी ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो उत्पादन संभावना सीमा वक्र जो है वो एक सीधी रेखा हो सकती है। बिल्कुल एक सीधी रेखा हो सकती है। कब होगी? जब जो लागत है वो क्या है? समान हो। ठीक है, इस तरह से एक सीधी रेखा हो सकती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द फैक्टर आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड कैन बी सब्स्टिट्यूट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि संसाधन विशेषीकृत नहीं होते हैं और बिना किसी अतिरिक्त लागत के इनको क्या है? सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी इसकी ए और बी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन ये आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या है? एक सीधी रेखा भी हो सकता है, और फैक्टर आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड कैन बी सब्स्टिट्यूट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी इसको क्या है? संसाधन जो है वो विशेषीकृत नहीं है और इसको बिना किसी अतिरिक्त लागत का इनका क्या है? सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है बिना किसी लागत का। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेल्यूशन रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी, यानी कि डिवेल्यूशन जो अवमूल्यन है उसका परिणाम क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर है हमारा उसमें चेंज होना। बिल्कुल सही है। एंड रीज़न इसका क्या बता रहा है कि डिवेल्यूशन अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो
ये क्या बता रहा है कि अवमूल्यन जो है वो भुगतान संतुलन का जो करंट अकाउंट है उसकी संरचना को परिवर्तन करता है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें कोरेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट कोरेक्ट हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस आर सिंगुलर इम्पोर्टेंस ऑफ टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द डेवलपिंग स्टेट्स, यानी विकासशील देशों की जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होती हैं या एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहरी दबाव होते हैं उनका क्या है एक विशिष्ट महत्व होता है। और रीज़न इसका क्या बता रहा है कि रिलेशन बिटवीन द डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट स्टेट्स आर डायनामिक टू रीइंफोर्स अनइक्वल पैटर्न, यानी कि जो प्रबल और डिपेंडेंट देश हैं उनके बीच का जो संबंध है वो असमान पैटर्न को मजबूत करने के लिए क्या है डायनामिक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसकी ये क्या है सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर डी इज इक्वल टू 10 - 2p द कंज्यूमर सरप्लस 8 प्राइस 2। अब प्राइस हमें दिया हुआ है 2 और कंज्यूमर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 10 - 2p, तो हमें निकालना है CSC यानी कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो इसको हम निकालते हैं, इसको यही सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 10 - 2p। ठीक है, p भी हमारे पास दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 - 2 × 2, ये कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब d आ गया है हमारे पास 6 और p हमारे पास पहले से दिया हुआ है 2 के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला होता है कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 p dx माइनस px। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है d दिया हुआ है। ठीक है, तो अब x की जगह पे हम क्या है d पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है हम d पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब x की जगह आप d रख लेना, तो हमारे पास अब d की वैल्यू भी है और p की वैल्यू भी है। और इस फंक्शन को हम 10 - 2p है, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p को इधर ले आते हैं, d इज इक्वल टू है। ठीक है, अब 2p को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10 - d आ जाएगा। अब p इज इक्वल टू अगर हम करते हैं तो 10 - d अपॉन में 2, इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना, ये क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू 5 - d अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। अब क्या है हमारा, हम इसको डायरेक्ट इसका फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा था 6, ये है 0 और यहाँ पे था 5 d अपॉन में 2 d इंटू p इंटू d। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे d है, इसको हम इससे गुणा करनी पड़ेगी पहले, इंटीग्रेशन यही रहेगा 0 5d माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, d स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो जब अब d की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, 6 हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे d की जगह हम यहाँ पे क्या है 6 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 रखेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 30 - 36 अपॉन में 4 - 12। ठीक है, इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 9, यानी 30 - 9 - 12 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 9। ठीक है, तो हमारा जो CS है वो कितना आ गया है 9 के इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और ये पेपर ख़त्म होने के बाद हम इसको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में यानी बायलैंग्वेल इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ओके गाइस।